हेलो फ्रेंड्स, सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। सफलता सीरीज में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का। तो आइए दोस्तों हम लोग विज्ञान पर चलते हैं। अभी विज्ञान का सोल्यूशन कर रहे हैं और ये 2020 का पेपर है दोस्तों। आइए जो है स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला प्रश्न दिए गया है यहाँ पर, दाब का मात्रक है। विकल्प है जूल, विकल्प है न्यूटन मीटर, विकल्प है किलोग्राम, विकल्प है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। राइट आंसर द सही हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 2 है, कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है। विकल्प है मेथेन, विकल्प ब है ब्यूटेन, विकल्प सा है एथेन, विकल्प द है एथिलीन। राइट आंसर ब सही है ब्यूटेन। आगे प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। विकल्प अ है आर्यभट्ट, विकल्प ब है डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, विकल्प सा है डॉक्टर विक्रम साराभाई, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रश्न संख्या 4 है, प्रतिजैविक औषधि है। विकल्प है पेंसिलिन, विकल्प है इंसुलिन, विकल्प सा है ऑक्सिन, विकल्प है आर्ट्रिन। तो यहाँ पर राइट आंसर विकल्प अ सही हो जाएगा पेंसिलिन। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5, संचारी रोग है। विकल्प है हृदय, विकल्प है कैंसर, विकल्प है मधुमेह, विकल्प है जोड़ों के दर्द। राइट आंसर सा सही है मधुमेह। ठीक है, आइए अतिलघुत्री प्रश्न पर चलते हैं। अतिलघुत्री प्रश्न प्रश्न संख्या 6, फुलरीन किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा फुलरीन कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है जिसमें कार्बन परमाणु बंद खोखले पिंजरों के रूप में जुड़े रहते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध रूप C60 है जो फुटबॉल जैसा गोल संरचना बनाता है। तो संरचना देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब आइए हम आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 पर। वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। पहली बार आए तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वहीं पर सभी मिलेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 7 पर, परावर्तन के नियम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों, आपतन कोण आई परिवर्तन कोण आर के बराबर होता है। अगर हम इसको बनाना चाहें चित्र में तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, नीचे दर्पण लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और अब पता है अगर कोई भी किरण जो है जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वह विपरीत में वापस चली जाएगी। ठीक है, आई लेंस पर लौट कर चली गई। तो जो आ रही है उसको आपतित किरण कहते हैं, जो जा रही है उसे परिवर्तित किरण कहते हैं। बीच वाला जो चिन्ह खींचा जाता है दोस्तों बीचों बीच इसके, तो जो इसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, इस लाइन को अभिलंब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर, जीवाणु द्वारा फैलने वाले दो रोगों को नाम लिखो। तो जीवाणु द्वारा फैलने वाले दो रोगों के नाम है, पहला तपेदिक अर्थात जिसको टीबी बोलते हैं, दूसरा होता है हैजा जिसको कालरा बोलते हैं। जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। प्रश्न संख्या 9 है, किस शिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। तो फेफड़े की शिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, पौधों में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखो। तो पौधे में मुख्यतः दो जड़ें पाई जाती है। पहली हो जाएगी दोस्तों नलिका जिसको टॉप रूट बोलते हैं, यह मुख्य जड़ होती है जिसमें छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं जैसे आम नीम। ठीक है, इन सभी का जड़ होता है और ये मूसला जड़ी की तरह ऐसी होती है। ठीक है, और आगे देखेंगे रेशेदार फाइबरस रूट, इसमें मुख्य जड़ें नहीं होती बल्कि जड़ें गुच्छे के रूप में निकलती हैं जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया। ठीक है, गेहूं लगा दिए कुछ इस तरीके से यहीं पर जो है रेशेदार निकलते हुए जड़ दिखाई देंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ पौधे में जड़ में संशोधन भी पाया जाता है जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया। इसके अंदर जो है रेशे पाए जाते हैं। ये खाने वाला सामग्री जो होता है दोस्तों नीचे का, उसमें भी जो है हल्के हल्के रेशे दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे लेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 11 को, प्रकृति में
प्रकृति के कठोरतम पदार्थ का नाम लिखो। तो जो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है दोस्तों, तो प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा, जिसको डायमंड कहते हैं। यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, जिसमें एक त्रि-आयामी कठोर जाल बनता है। इसी कारण यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। इसका उपयोग आभूषण, कटिंग और वैज्ञानिक उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, जो शीशे उसे काटा जाता है उसमें भी प्रयोग किया जाता है इसका। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये जो 12 से स्टार्ट होती है इसको जो है हम लोग लघुत्तरी प्रश्न बोलेंगे। इसमें नहीं लिखे हैं, छूट गया है। ठीक है, तो 12 से 18 तक जो होगा वो लघुत्तरी प्रश्न है। तो चलिए उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पेट्रोल उन जीवाश्म ईंधनों में से है जो करोड़ों वर्ष पहले मृत पादपों और जंतुओं के अवशेषों के विघटन, दबाव और ताप से जमीन के भीतर बने थे। यह धरती के अंदर धीरे धीरे रासायनिक क्रियाओं से विकसित होता है। कहने का मतलब ये है जो दोस्तों पेट्रोल है ना, ये करोड़ों वर्षों तक जो है जीवाश्म मतलब जो जीव है, जीव जंतु और ये सभी जो होते हैं नीचे दब जाते हैं, और जब दब जाते हैं दोस्तों तो वो करोड़ों वर्षों तक वैसे पड़े पड़े तो उसमें जो है जमीन के भीतर जो है ये पेट्रोल ये सब जो है बनने लगते हैं। ठीक है, यह बहुत अधिक मात्रा में होता है। यह धरती के अंदर जानते हैं रासायनिक क्रिया करके विकसित होती है, इसीलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के प्रमुख उदाहरण है। ठीक, इसके जलने से ऊर्जा मिलती है जो मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। तो जब ये पेड़ पौधे दोस्तों नीचे दब जाएंगे और ये गर्मी के कारण उसमें जो है आग लगेगी और इस प्रकार से जो कोयला बनता है तो जो है निकाला जाता है, इसी से जो है उपयोग में आता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13 को। मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र का नामांकन चित्र बनाओ, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चित्र बनाना है लेकिन वर्णन नहीं करना है। ठीक है, तो वर्णन भी हम इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इस प्रकार से आपको बना लेना है। ठीक है, बनाने के बाद बाई वृक्क धमनी, बायां वृक्क, बाई वृक्क सिरा, महाधमनी, बाई मूत्राशय, महाशिरा। ठीक है, इस प्रकार से बना करके आप उसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें लिखने के लिए नहीं दिए गए हैं। ठीक है, वृक्क किडनी दो होते हैं, ये सेम आकार की दो गहरे लाल रंग की ग्रंथियां होती हैं जो पेट के पिछले भाग में रीढ़ की दोनों ओर स्थित होती हैं। इसका मुख्य काम रक्त को छान कर मूत्र बनाना होता है। ठीक है, ठीक। दूसरा होता है मूत्रवाहिनी, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। ये दो होते हैं, यह दो पतली नलिकाएं होती हैं। ठीक है, जो प्रत्येक वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती है या मूत्र को नीचे ले जाने का मार्ग है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों, तीसरा पॉइंट मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यह थैलीनुमा अंग है जो मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और जब मूत्राशय भर जाता है तो मूत्र त्याग की इच्छा होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है यहाँ पर मूत्र मार्ग, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, या मूत्र मार्ग से बाहर जाने वाली नली है जिसके माध्यम से मूत्र शरीर के बाहर निकलता है। यह उत्सर्जन का अंतिम प्रक्रिया को पूर्ण करता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14। ऊँट की संरचना मरुस्थलीय जीवन के अनुकूल है, सिद्ध कीजिए। तो ऊँट के शरीर में कई विशेषताएं पाई जाती है जो मरुस्थलीय जीवन में इसे जीवित रहने में मदद करती है। इसकी पीठ पर कुबड़ वसा संग्रह करता है जिससे जीवाश्म पड़ने पर ऊर्जा मिलती है। ऊँट लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है और अधिक मात्रा में पानी एक साथ पी सकता है। इसके पाँव चौड़े और मुलायम हैं। ठीक है, मुलायम होते हैं जिससे यह रेत पर आसानी से चल सकता है, नथुने बंद कर सकता है और आंखों पर लंबे बाल होते हैं जो रेत से बचाते हैं। ठीक है, कुबड़ जो होता है दोस्तों उसका पंजा बड़ा होता है और उसमें जो है पानी स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होती है। जब पैर जो है चौड़े होंगे उसके जो है गद्दीदार होंगे तो वो जो है रेत में धंसेंगे नहीं, आसानी से चल सकेंगे।
ठीक है। पानी कम रहता है तो उनको स्टोर करने की क्षमता भी होती है, तो पानी भी ज़्यादा उनकी ज़रूरत नहीं होती है तुरंत तुरंत। प्रश्न संख्या 15 है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम लिखो। तो उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के मुख्य 2 नियम हैं, ठीक है। पहला है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परिवर्तित अर्थात परिवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है, और दूसरा हो जाएगा फोकस से होकर के आने वाली परिवर्तन किरण के बाद मुख्य अक्ष समांतर चली जाती है, ठीक है। अब एक थोड़ा सा समझिएगा, कुछ इस प्रकार से जो है पूछा जाएगा, ठीक है। ये जो दिए गए है, ये दर्पण है, इधर पेंट किए गए हैं, ठीक है। और ये जो है फोकस, एफ को फोकस और सी जो है केंद्र बिंदु है, ठीक है। और वस्तु कहीं भी आप रख दीजिए, तो वस्तु जो है यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, केंद्र से दूर रखा गया है, ठीक है। अगर इसको लेंगे तो केंद्र जो है वो मान सकते हैं या सी मान सकते हैं केंद्र, और एफ जो है जो त्रिज्या होती है एफ को, तो इसको त्रिज्या भी बोलते हैं इतना को, ठीक है। दोनों मिला देंगे तो व्यास हो जाएगा गणित की भाषा में, और व्यास को जब चारों तरफ से ले आएंगे, ठीक है, तो वही जो है गोला बन जाएगा। और ये जो वस्तु मान लेते हैं, यहाँ पर वस्तु मतलब जो केंद्र है उससे दूरी पर है, तो यहाँ पर वस्तु रखेंगे, जैसे ही दर्पण से टकराएगा दोस्तों तो वह फोकस से वापस चला जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 16 पर, प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपाय लिखो। तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पर मौजूद वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जैसे जल, मिट्टी, वन, खनिज, वायु प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। इसके संरक्षण के लिए वनों की कटाई रोकना, वर्षा जल संचयन करना, ऊर्जा संयमित उपयोग, चक्रण जिसको रिसाइकिल कहते हैं, प्रदूषण को कम करना, वृक्षारोपण और जन जागरण जैसे उपाय महत्वपूर्ण हैं। प्राकृतिक संपदा के संरक्षण से जीवन सुरक्षित और भविष्य पीढ़ियों को भी जो है लाभान्वित होती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 17 पर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाली हानियों को संक्षेप में बताइए। जो विज्ञान है दोस्तों, विज्ञान प्रौद्योगिकी जो आजकल चल रही है, बहुत तेजी से फैल रही है, इसका क्या हानि है इसको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जहां जीवन को आसान बनाया है, वहीं इसके दुष्परिणाम परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इसमें प्रकृति, समाज और मानव जीवन पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण देखते हैं हेडिंग डाल करके जो है, तो वायु एवं जल प्रदूषण जो है इससे फैल रहे हैं, ठीक है। जैसे फैक्ट्रियां लगी हैं तो वहां पर जो है धुएं निकलेंगे, कारखाने हैं तो वहां पर जो है प्रदूषण फैलेगा, वाहन, रासायनिक रसायनों के बढ़ते उपयोग में वायु तथा जल प्रदूषण बढ़ा है, जिससे अनेक बीमारियां फैल रही है, ठीक है। फैक्ट्री होगी तो वहां पर जो जल होगा वो भी दूषित निकल सकता है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है, और धुएं जो है निकलेंगे वहां पर, ठीक है। पर्यावरण असंतुलन, तो जो है पर्यावरण भी असंतुलन होने लगेंगे, वनों की कटाई जो है लगातार चल रही है, वनों के अत्यधिक उपयोग से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, मतलब टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, तो इससे जो है बर्फ पिघलेगी तो बहुत से सारी समस्याएं आने वाली है। बेरोजगारी एवं नैतिकता की हानि, मशीनों के अधिक प्रयोग से मजबूत मजदूरों को जरूरत कम हुई और इससे बेरोजगारी बढ़ी, और तकनीकी पर अत्यधिक निर्भर से पारिवारिक रिश्ते भी कमजोर हो रहे हैं। देख ही रहे हैं जो डिजिटल चीजें हैं, जैसे मोबाइल हो गई, अभी सभी लोग कुछ भी गेम भी खेलना हो तो मोबाइल में खेल रहे हैं, बाहर सोशली खेल नहीं रहे हैं समूह में, तो वो भी जो है यहाँ से खतरा उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। परमाणु एवं जैविक खतरे डाल करके लिख सकते हैं, परमाणु हथियार जैसे जैविक शास्त्रों का मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया है, जिससे दुर्घटना, युद्ध स्थिति, भारी विनाश हो सकता है, ठीक है। परमाणु ये सब जो है हथियार जो अमेरिका ने भी गिराया हुआ था जापान पर, देख सकते हैं किस प्रकार से जो है कितना विनाश हुआ था, आज भी असर देखा जाता है। प्रश्न संख्या 18 पर है दोस्तों, यकृत के कार्य लिखना है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा यकृत का सबसे बड़ा ग्रंथि अंग है, ठीक, सबसे बड़ा शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यही है, यकृत, ठीक है। महत्वपूर्ण कार्य करता है, या पित्त रस अर्थात बाइल जूस जिसको निर्माण करता है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है, यह शरीर के ग्लूकोज को ग्लूकोजन में बदलकर संग्रहित करता है और
यह आवश्यक पड़ने पर ग्लूकोज को बदल देता है या यकृत शरीर के विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है और रक्त को शुद्ध करता है। यह विटामिनों को संग्रहित करता है और रक्त का थक्का जमाने वाले तत्व बनते हैं, ठीक है, बनाता है। तो ये था दोस्तों, पूरा जो है हमने 2020 का भी जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करना है दोस्तों कर सकते हैं, पीडीएफ अगर कोई भी प्रोवाइड होगी तो यहीं पर मिलेगी। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।